नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पंचकुला पल्स हिल से दिल तक। आज हम लेकर आए हैं हमारे कुमाऊं के इतिहास का एक चमकता हुआ पन्ना, महाराजा बाज बहादुर चंद की कहानी, जिनके शासन में हमारे कुमाऊं को सोने का युग कहा जाता था। इस रोमांचक विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना से बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, कैप्टन अरुण जय। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचकुला पल्स में। जय हिंद, धन्यवाद। कुमाऊं के इस गोल्डन चैप्टर पर बात करना मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। सर सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि चंद वंश आखिर था क्या और बाज बहादुर चंद कौन से दौर के राजा थे? चंद वंश ने कुमाऊं पर लगभग 11वीं से 18वीं सदी तक राज किया और इन्हीं के दौर को हमारे पहाड़ों के इतिहास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल फेज माना जाता है। बाज बहादुर चंद, जिनका शासन 17वीं सदी के बीच लगभग 1638 से 1670 के दौर के आसपास माना जाता है, इस वंश के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक। उन्हें लगभग 40 साल तक राज करने वाला शक्तिशाली शासक माना जाता है। अरे वाह, फिर तो ये कोई आम राजा नहीं थे, बल्कि पूरे युग को शेप करने वाले शासक थे। बिल्कुल। उनके समय कुमाऊं की सीमा, राजनीतिक प्रतिष्ठा और समृद्धि तीनों में बड़ी वृद्धि हुई। उनके लिए शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? युद्ध, राजनीति या विकास? तीनों। उनके समय कुमाऊं ने तेराई पर अपना शासन दोबारा मजबूत किया, तीनों में बड़ी वृद्धि हुई। उनके लिए शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? युद्ध, राजनीति या विकास? तीनों। उनके समय कुमाऊं ने तेराई पर अपना शासन दोबारा मजबूत की, जहां मुगल साम्राज्य से फरमान लेकर उन्होंने अपना अधिकार पक्का किया। उन्होंने दोती, जो आज के नेपाल का एक हिस्सा है, को अपने अधीन किया, गढ़वाल के राजाओं की ताकत को कमजोर किया और मुगलों के दबाव को समझदारी से संभाला। यानी पहाड़ से लेकर मैदानों तक उनकी तलवार की पहुंच हर जगह तक थी। जी, और सिर्फ नजदीकी इलाकों तक नहीं, उनकी सेना कैलाश मानसरोवर के पास तक पहुंची, जहां उन्होंने हुनियास के अत्याचारों से यात्रियों को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर का ये रास्ता सिर्फ एक यात्रा का नहीं है, एक आस्था का है। बाज बहादुर चंद का यहाँ क्या योगदान था सर, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएंगे? उस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भूटिया व्यापारी और यात्री बार बार शिकायत लेकर आते थे कि हुनिया यानी उस क्षेत्र के तिब्बतियन ग्रुप्स उनसे लूटमार, अत्याचार और जबरदस्ती टैक्स वसूली करते हैं। बाज बहादुर चंद खुद बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने फैसला किया कि यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुमाऊनी सेना ने आगे बढ़कर हुनियों के कुछ फोर्ट्स पर कब्जा किया, उनका राइट ओवर पासेस खत्म किया और कैलाश के रास्तों पर डायरेक्ट कंट्रोल लिया। मतलब एक तरफ आज हम बॉर्डर टूरिज्म, यात्रा रूट्स और कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और सदियों पहले उन्होंने यही काम धर्म और सुरक्षा के लिए किया था। बिल्कुल। उन्होंने तिब्बतियों से समझौता भी किया कि अगर वे धर्म, व्यापार और संचार के मामले में कोई रुकावट नहीं डालते तो कुछ व्यवसायिक रिवाज जारी रह सकते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने नजदीकी 5 गांवों की आमदनी से कैलाश मानसरोवर यात्रियों के भोजन, वस्त्र और रात्रि विश्राम की व्यवस्था करने का लिखित आधार भी दिया, ताकि कोई यात्री भूखा बिना छत के वापस ना जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। और अब थोड़ी बात करते हैं दिल्ली के ताज टकराव की। उस समय शाहजहां और फिर औरंगजेब का दौर था। बाज बहादुर चंद ने इस बड़े समस्या के बीच में अपनी कुर्सी कैसे संभाली? तो सुनिए, यह एक रोमांचक किस्सा है। दारा सिखों के बेटे सुलेमान सिखों जब औरंगजेब से बचने के लिए भाग रहे थे, तो उन्होंने कुमाऊं आकर बाज बहादुर चंद से शरण मांगी। राजा ने पहले उनका स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने समझा कि इसकी वजह से पूरे राज्य पर मुगल आक्रमण हो सकता है, तब बहुत समझदारी से उन्होंने सुलेमान सिखों का रुख गढ़वाल की ओर करवा दिया, ताकि सामने से उनकी औरंगजेब से टकराव ना हो। तो क्या फिर भी यहाँ मुगल सेना आई सर? हाँ, औरंगजेब ने तेराई पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी इलाकों पर पूरा नियंत्रण बना पाना मुश्किल होता है। बाद में जब बात साफ हुई कि बाज बहादुर ने सुलेमान सिखों को छुपा कर नहीं रखा, तब तेराई पर उनका अधिकार फरमान के जरिए पुष्ट किया गया। यह सब उनकी राजनीतिक समझदारी का नतीजा था। उनके शासन को गोल्डन एज भी कहा जाता है, और साथ ही आपने कहा कि कुछ कठोर कदम भी उन्होंने लिए, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएंगे सर? गोल्डन इसलिए क्योंकि उनके दौर में राज्य व्यवस्था ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुई। कोर्ट, कस्टम्स, रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने और इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिससे एक मजबूत राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन साथ ही उन्होंने पुराने कट्यूरी वंश के बचे कुचे वंशजों को, जो गढ़वाल के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ हो सकते थे, उन्हें हटा दिया गया। यह उनके आयरन हैंड रूल का पहलू था, जहां राज्य की एकता को सबसे ऊपर रखा गया।
यानी एक तरफ धार्मिक यात्राओं की रक्षा, लोगों की सुरक्षा और दूसरी तरफ इंटरनल डिसेंट के साथ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल सही। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है दयालु राजा, तेजस्वी योद्धा और कठोर शासक। तीनों रूप उनके अंदर साथ साथ नजर आते थे। बिल्कुल। अब अंत में अगर कोई हमारा युवा श्रोता आपसे पूछे महाराजा बाज बहादुर की कहानी आज हमें क्या सिखाती है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लगभग 40 साल के शासन को इसलिए गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जोड़ी, लोगों का विश्वास और आस्था भी जोड़ी। चाहे वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, भूटी व्यापारी हो या पहाड़ों के किसान, उन्होंने मुगल जैसे बड़े साम्राज्य से टकराव में भी अपनी गरिमा और समझदारी दोनों को बैलेंस किया और राज्य व्यवस्था ऐसी बनाई जो कई पीढ़ियों तक कुमाऊं के आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी का बेस रही। तो दोस्तों, जब आप अगली बार पंचशूल के रास्ते लिपुलेख या कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे या वहां की कहानी सुनेंगे तो याद रखिएगा इन रास्तों पर सदियों पहले बाज बहादुर चंद जैसे राजाओं के फैसले की मोहर लगी हुई थी। इसी के साथ ही 88.4 FM पंचशूल पल्स के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। कैप्टन अरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद।